देखिए स्टार्टिंग से चलते हैं और कैसे वैल्यू निकलेगा दिखेगा, सबका वैल्यू एक ही टर्म में निकल जाएगा। m1 मास है, उसके ऊपर m2 मास है, उसके ऊपर m3 मास है। आपको ऐसे देख के लग रहा होगा कि m1 ज्यादा होगा m2 से और m2 ज्यादा होगा m3 से। ऑन एन एवरेज ऐसा है भी, क्योंकि यदि डेंसिटी सेम है, सेम मासेस लिए गए हैं, सेम टाइप के मासेस लिए गए हैं, तो उनका जितना शेप होगा तो वो बड़ा मास होगा, छोटा शेप होगा छोटा मास होगा। ठीक है, इन जनरल तो हम मान सकते हैं, हालांकि इसका कोई रोल अलग से नहीं कुछ। तो m1 मास, m2 मास, m3 मास। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, m3 मास जो छोटा मास सबसे ऊपर है, सबसे पहले उसका एफवीडी निकालेंगे, क्योंकि उसका एफवीडी निकालना ज्यादा आसान है। क्यों ज्यादा आसान है? क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो m3 मास के पास दो फोर्सेस हैं, इस पे लगने वाला दो फोर्स है। जब m3 मास हम मान लिए तो सिस्टम हमारा कौन हुआ, m3। तो उस पे लगने वाले फोर्सेस देखेंगे, एक होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक होगा नॉर्मल। ठीक, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में m3g आ गया, नॉर्मल n1 मान रहे हैं, पहला मास है इसलिए n1 मान रहे हैं। तो यहां पर साइड में लिखिए नॉर्मल गिवन बाय m2 मास, क्योंकि m2 मास ही नॉर्मल दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके साथ ही वो कांटेक्ट में है। ठीक, तो इसको देख करके आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक मोशन कर रहा है क्या? नहीं, तो सारे फोर्सेस का समेशन क्या होगा, जीरो होगा। अपवर्ड डायरेक्शन के मोशन को हम फोर्स को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो यहां आ जाएगा प्लस n1 इज इक्वल टू, या फिर माइनस कर दीजिए, माइनस m3g इज इक्वल टू क्या, जीरो। तो m3g इधर जाएगा तो n1 इज इक्वल टू क्या आया, m3g आया। ये आगे हमें यूज में आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये हमें यूज में आएगा, जो कि हम थर्ड मास यानी कि जिसको हम पहला सिस्टम मान रहे हैं उससे निकाल के लाए हैं। तो यहां नॉर्मल कितना है, n1 कितना है, m3g, और यही नॉर्मल जो फोर्स है वो फोर्स यानी m3g लगाएगा कौन, m3 m2 पर। तो अब हम बात कर रहे हैं m2 का। तो m2 के लिए देखिए, तो m2 मास के लिए अपवर्ड डायरेक्शन, पहले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या एक्ट करेगा, m2g एक्ट करेगा, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और दो सरफेस कांटेक्ट में है इसीलिए दो नॉर्मल लगेगा। यहां एक सरफेस कांटेक्ट में था इसलिए एक ही नॉर्मल आया था, तो यहां दो नॉर्मल आएंगे, तो एक होगा m2g हो गया। अब इसके आगे आते हैं, ये एक नॉर्मल लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे n2। ये n2 कौन है, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय किसके थ्रू है, लग रहा है ये m3 के थ्रू लग रहा है। समझ पाए? अरे बोलो, m3 लगा रहा है, वो है n2। हाँ, क्योंकि m3 अपने वेट के बराबर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो वो जो वेट के बराबर फोर्स लगाएगा, तो आप इसको देख करके कह सकते हैं कि n1 बराबर n2 होगा। n1 इज इक्वल टू क्या होगा, n2 होगा। बोलिए ऐसा होगा या नहीं होगा? जैसे इस फ्लोर पे हम खड़े हैं, ठीक है, फ्लोर पे खड़े हैं, मेरा मास सपोज 80 kg है, तो 80 इंटू जी को 10 मान लीजिए, तो 80 इंटू 10 कितना हो गया, 800 न्यूटन का फोर्स हम इस फ्लोर पे लगा रहे हैं। तो फ्लोर भी कितना नॉर्मल दे रहा है मुझे, 800 न्यूटन दे रहा है। यदि मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा क्यों, जरूरी है क्या कि ऐसा होगा ही, जितना 800 न्यूटन मेरा बॉडी फ्लोर पर जितना फोर्स लगा रहा है 800 न्यूटन, कोई जरूरी नहीं है कि फ्लोर भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। ये हम कैसे मान लें? तो ये बात इससे मान सकते हैं कि बॉडी सिस्टम कौन है, हम है सिस्टम। तो सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो सिस्टम रेस्ट पर रहेगा। अभी सिस्टम रेस्ट पर है, इसका मतलब जितना फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उतना ही फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तभी तो वो बैलेंस है। मान लीजिए कि 800 न्यूटन ये ग्राउंड या फिर फ्लोर मेरे पर नहीं लगा रहा होता, तो कम लगा रहा होता, मान लीजिए 500 न्यूटन लगा रहा होता है, तो 300 न्यूटन से मेरा बॉडी नीचे चला जाता कि नहीं चला जाता है। अभी हम यहां पर खड़े हैं, ठीक है, यहां पर फ्लोर है, लेकिन जब हम यहां पर पैर रख रहे हैं तो फ्लोर है क्या, तो मेरा वेट तो नीचे लग रहा है, लेकिन यहां पर नॉर्मल देने वाला कोई नहीं है। तो नॉर्मल देने वाला नहीं है तो मेरा पैर कहां हो गया, नीचे। और कहां जाके रुका, जहां नॉर्मल मिला।
यदि यहाँ भी नॉर्मल नहीं मिलता तो सीधे हम बैंक के ट्रेजरी में होते, पैसा गिन रहे होते। हाँ, 22 लाख 22 लाख 25 ऐसे करके गिन रहे होते। समझ गए? और मुझे पैसे की भी जरूरत है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? ये बॉडी तब तक मोशन करता रहेगा जब तक कि उस पर नेट फोर्स जीरो ना हो जाए। समझ पा रहे हैं? यही बात को समझना है। ये इंट्यूशन है, इंट्यूशन डेवलप होगा। आप फिजिक्स को समझ लीजिएगा। आप लोग में से कितने लोगों ने आज तक अपने पूरे जीवन काल में, जितना आपका उम्र है 23,000 साल, जितना भी उम्र है आपका, उस पूरे उम्र में आज तक कितनी बार आप लोगों ने गिन के बताइएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, और बहुत संजीदा। संजीदा समझते हैं? फिर से उर्दू शब्द है संजीदा, मतलब थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है ये। कितनी बार आज तक आपने जीवन में टॉम एंड जेरी देखा है? आ? बहुत बार। गिने नहीं है कितनी बार। टॉम एंड जेरी को ध्यान से देखिए, आपके अंदर वो इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा कि बॉडी पर फोर्स लगेगा तो बॉडी कहाँ जाएगा, बॉडी रुकेगा कैसे। समझ गए? सारा कुछ बताएगा आपको। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त कहानी है। फिर तुम पीछे बैठ जाओ, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। उधर चलो पीछे जाओ। तुम भी आ जाओ पीछे, तुम इस पे आ जाओ, इस पे। हाँ, माहौल बना दोगे पीछे। नहीं, तभी तो हम बोल रहे हैं ना, हम सेफ्टी ध्यान में रखते हैं ना। आ जाओ, इसमें घुस जाओ, नहीं तो उधर कहीं घुस जाओ। नहीं चलो, पीछे नहीं आएंगे तो हाँ, तो तुम काम ही वही कर रहे हो। तो समझदार आदमी टीचर पढ़ा रहा है, आपस में बात करता है, ये समझदार आदमी की निशानी है। बगलोल के सर पे सिंह होता है क्या? आप ही लोग में से कोई होता है ना। मेरे ऊपर सिंह है। अब देखिए, अब माहौल ठीक हो गया, सब अपनी जगह पर ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनने देना है, आयनिक बॉन्ड भी नहीं। ठीक है, एक बहुत छोटा सा कहानी, बहुत बढ़िया कहानी, आपके लिए यूजफुल है इसलिए आपको बता रहे हैं। क्या ऐसा कर रहे हो, मतलब इरशाद, मतलब शुरू हो जाए? क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, ऐसे मतलब क्या मसलन मंगा दे? हाँ, पढ़ाओ। मतलब क्या फील कर रहे हो क्या इसको? तो ऐसे किया अचानक, मतलब क्या सोच करके? मतलब ऐसा तो नहीं कि हाँ बकवास बहुत हो गया, पढ़ाओ अब, ऐसा तो नहीं है, है? ऐसा मतलब किए क्यों, हम नहीं समझ पाए। ऐसे ही हमको लगा कि 3-4 ऑप्शन दिए, कोई तो चुनो। ठीक है, चलो, अब तुम इशारा कर दिए तो हम शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे क्या है ना कि एक पाइप है, पाइप के आगे में बड़ा सा क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो पाइप को फूक रहा है। कौन? टॉम फूक रहा है, और जेरी उसमें से निकल करके ऐसे ऐसे छटपटा रहा है। और जब वो फूकना बंद कर देता है तो जेरी फिर नीचे आ जाता है, और फिर फूकता है तो ऊपर जेरी ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, और फिर जैसे फूकना बंद करता है वो नीचे आ जाता है। तो वो आकर वहां रुका क्यों? नॉर्मल की यहाँ बात ही नहीं है, कॉन्टेक्ट सरफेस है क्या? तो जब भी नॉर्मल फोर्स की बात हम तब करेंगे जब कॉन्टेक्ट सरफेस होगा। ये हमेशा कंडीशन ध्यान रखिए, हम लिखवाए हैं टर्म कंडीशंस। ठीक है, आपको लिखा हुआ है नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट व्हेन देयर इज कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, उसके बाद आगे जो पढ़ेंगे वो भी कांटेक्ट फोर्स है, उसके बाद जो और आगे पढ़ेंगे वो भी कांटेक्ट फोर्स है, और जब सबसे आगे पढ़ेंगे वो भी कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, समझ गए? तो कांटेक्ट फोर्स में हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। तो जहां कांटेक्ट होगी वहां ना कांटेक्ट फोर्स लगेगा। क्या अभी देखे हवा में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? नहीं, जब तक कांटेक्ट नहीं आएगा ऑब्जेक्ट, ग्राउंड या किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तब तक तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा ना, कांटेक्ट फोर्स है ना वो। इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो फूका तो वो ऊपर उछल गया, ऊपर गया, वहां पर ऐसे ऐसे छटपट आ रहा है, जैसे ही फूकना बंद किया वो नीचे चला गया। क्यों हुआ? क्योंकि एयर ब्लो जो फोर्स दिया तो उसके कारण वो उसका वेट से नॉर्मल हो गया, वेट के बराबर हो गया। मतलब जैसे उसका वेट था, मान लीजिए 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का वेट था, तो इधर से जो एयर ब्लो हुआ उसका फोर्स 10 न्यूटन हो गया, तो वो ऊपर जाकर वहां रुक गया, और तब तक ऊपर जाता रहा जब तक कि दोनों फोर्सेस बराबर ना हो गए। और जैसे ही फूकना बंद किया, उसका 10 न्यूटन फोर्स जो ऊपर से ब्लो कर रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, वो जीरो हो गया, तो वेट डोमिनेट कर गया, वो नीचे आ गया। समझ गए?
आप वहां देखिए, हम बता तो हम ही देंगे, लेकिन आपको पता हो कि हाँ ऐसा हुआ था, तो सर जो बता रहे हैं वो रिलेट कर पा रहे हैं, ये इंट्यूशन है। मेरा फिजिक्स बेहतर टॉम एंड जेरी से ही हुआ है, लिटरली बोलते हैं। आज भी हम अपने बेटे के साथ टॉम एंड जेरी बैठ के देखते रहते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि उसको इंट्यूशन डेवलप हो रहा है, और यही 2 साल के बाद हम उसको बताएंगे फिर से वो उसको ऑन करके, यहाँ देखो ये कहाँ पर क्या हुआ। हम उसको कुछ नहीं चाहते कि क्या बने अपने जीवन में, जो चीज भी वो अपने जीवन में करना चाहे वो करे। सी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू टेक वट एवर ऑप्शन दे वांट, मतलब सी वांट। तो लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो सब चीजों को समझे, सारे चीजों को जाने, उसके बाद डिसीजन ले। आपके पास खाने के मेन्यू 10 तरह के हैं, तब ना आप चूज करना कि नहीं हम ये खाएंगे। आपको पता ही नहीं है यही है खाना, तो ये खाएंगे आप मजबूरी में, हंस बोल करके जो खाना होगा। मेरा काम क्या है एज ए पेरेंट, एज ए उसका गाइड करने वाला, हम क्या मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद सारा ऑप्शंस बताना, उसके बाद उसको जो चुनना है वो चुने। कई बार आदमी के जीवन में क्या होता है कि जो चीज उसको चुनना चाहिए उसकी बजाय वो दूसरा चीज चुनता है और जीवन भर पछताता है। उससे बेहतर है कि जो चीज उसको चुनना चाहिए वो चीज वो चुन ले, उसका जीवन खुश हो जाए, है कि नहीं। अब हम ही को कोई बोलेगा कि आप सिंगिंग करना शुरू कर दीजिए या फिर कोई और ऐसा काम कर दीजिए जो हम नहीं किए हैं कभी, तो हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। सारे कामों को करने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि ये काम सबसे बढ़िया है, तभी तो हम कर रहे हैं, तभी तो खुश हैं। नहीं तो हर दिन सुबह उठेंगे, ए भगवान आज फिर पढ़ाना पड़ेगा, जबकि हम सुबह उठते हैं, ओ आज तो ये पढ़ाएंगे। तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं ना, ठीक है। हम एंजॉय कर रहे हैं, आप कष्ट कर रहे हैं, तभी तो 3 दिन की छुट्टी दे रहे हैं। नहीं तो कौन हमको रोक लिया है, हम 1 सप्ताह की छुट्टी 10 दिन की छुट्टी नहीं दे सकते, कोई हमको रोक लेगा? कोई रोकेगा हमको? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन 10 दिन की छुट्टी हम क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है। कंसिस्टेंट रहना, अपने आप को डिसिप्लिन रखना, अपने आप को हमेशा इम्प्रूवमेंट में स्कोप खोजना, ये सारा चीज डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा गेस्चर है। ये चीजें तब होंगी जब आप धीरे धीरे उस चीज में लगे रहेंगे, ठीक है। तो वो चीज वहां पर आप देखें, तो आप टॉम एंड जेरी जरूर देखिए। मैं मेरा मतलब हाईली प्रिस्क्राइब्ड है ये मेरी तरफ से कि आप टॉम एंड जेरी जरूर देखिए। हाँ, टॉम एंड जेरी देखने के बाद जिधर जाना है चले जाइए, क्योंकि आप तो रुके वो रुकेंगे नहीं, आप तो आप चले ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन कम से कम 15 मिनट हर दिन टॉम एंड जेरी देखिए, उसके सारे एपिसोड देख लीजिए, समझ गए। एक बार क्या हुआ कि एक प्लेट था, लकड़ी का प्लेट था, उसमें सब जगह कील लगे हुए थे, ठीक है। किसी कारण से टॉम ऊपर से गिरा, वो कील ही पे गिर गया, उसके यहां से यहां तक पूरा होल हो गया, यहां से इधर। और उसके इतना जोर से चिल्लाया, बगल में था स्विमिंग पूल, उसमें गिर गया। और वहां से जब निकला तो सब जगह से पानी निकल रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स, बर्नौली प्रिंसिपल। और फ्लूइड जो पानी निकला ना ऐसे करके, यहां से कम कम स्पीड से निकला, यहां ज्यादा, ऊपर जैसे जैसे जा रहा था ज्यादा स्पीड हो रहा था। और प्रोफाइल कैसा था मोशन का? प्रोजेक्टाइल था, समझ गए। वो उसको पूछ रहा है कि तुम कभी दिखे थे ऐसे? चलिए आइए, ऑब्जर्वेशन की बात है, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, N1 इज इक्वल टू N2। जो N1 होगा वो N2 के बराबर होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। हम जानते हैं कि N1 का वैल्यू कितना है, तो हम ये बात गर्व से लिख सकते हैं कि N1 इज इक्वल टू N2 M3G होगा ये, ठीक है। डायरेक्शंस अलग अलग होंगे और मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो हम कह सकते हैं बहुत अच्छे से इस बात को। यदि आपको वेक्टर का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बेहतर हो गया तो आप कह सकते हैं कि N1 इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ N2 हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू M3G। इस तरह से सोचना है आपको, वेक्टर को पूरा पकड़ के रखना है। वेक्टर पकड़ के रखिएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या है, तो सारे प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? आखिर प्रॉपर्टीज के आधार पे ही तो हम तय करते हैं कि ये वेक्टर है। करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसे तय करते हैं? उसके एक्टिविटी, उसके जो काम करने का तरीका है, उससे हम तय करते हैं कि वो वेक्टर है। जैसे कोई हम ही के इसी क्लास में कोई महामूर्ख है,
तो हम कैसे तय करेंगे कि वो महामूर्ख है? उसके बिहेवियर, उसके काम करने के तरीके में, उसके छोटे छोटे एक्टिविटी में आपको दिख जाएगा कि वो महामूर्ख है। मूर्ख से काम नहीं चल रहा है, अब महा लगाना पड़ रहा है। और जो समझदार है, अच्छा है, समझदार है, उसका आईक्यू लेवल बेहतर है, तो उसके एक्टिविटी से पता चल जाएगा कि हाँ आईक्यू लेवल में, समझ रहे हैं? तो उसको हम कह सकते हैं कि ये समझदार कैटेगरी में है, इसको कह सकते हैं ये महामूर्ख कैटेगरी में है। समझे? तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कैसे हुआ? क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज वेक्टर से मिलती है, इसलिए इसको वेक्टर माना गया। अब यहां पर मास है कहीं पर, इस मास को हम वेक्टर नहीं माने क्योंकि इसका प्रॉपर्टी वेक्टर से नहीं मिलता है। समझ गए? तो डे टू डे लाइफ में होने वाली घटनाओं से कनेक्ट हो रहा है ये चीज, आपको बस उससे कनेक्ट करके रखना है। आप चाहेंगे कि वेक्टर नहीं पढ़ें, वेक्टर का नॉलेज मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम फोर्स को समझ लें, तो आप महामूर्ख की कैटेगरी में हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि वेक्टर नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, हम पूरा फोर्स बढ़िया से समझ लें, तो महामूर्ख की कैटेगरी में, क्योंकि बिना आप वेक्टर पढ़े फोर्स को समझ ही नहीं सकते। वेक्टर जैसे ट्रीट करता है, फोर्स वैसे ही ट्रीट करता है, तो आपको पहले वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? जिस किसी स्टूडेंट को फोर्स का प्रॉपर्टीज नहीं समझ में आ रहा है, फोर्स कैसे बिहेव करता है, आखिर ये इसके बराबर क्यों हो गया, वो वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं बन पा रहा है। समझ गए? अब देखिए यहां पर n1 बराबर क्या है, n2, m3g हो गया ये। तो जहां जहां n2 है वहां वहां m3g हम यूज कर सकते हैं, और जहां जहां n1 होगा वहां भी हम m3g यूज कर सकते हैं। तो यहां हो गया n2, और ऊपर से ये m2g तो हो ही गया। अब यहां पर ये एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये फोर्स, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, ये n3 होगा। n3 कौन लगाएगा? m1 लगाएगा, तो ये होगा नॉर्मल फोर्स गिवन बाय m1 होगा। क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं कि मन में कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं? तो यदि ये रेस्ट में है, क्या ये रेस्ट में है? ये सवाल अपने आप से आपको पूछना है कि यदि ये रेस्ट में है तो ये फोर्स इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो या तो ये फोर्स ज्यादा होगा या तो ये फोर्स ज्यादा होगा। यदि ये फोर्स ज्यादा हो गया, डोमिनेट कर गया, तो ब्लॉक नीचे चला जाएगा। यदि ये फोर्स ज्यादा हो गया, ये डोमिनेट कर गया, तो ब्लॉक ऊपर लिफ्ट कर जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? नहीं। इसका मतलब है कि इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का समेशन क्या है? 0 है। तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ, यहां देखिए, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी 0 बाय कीपिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव। सारी बातों का कहानी इसी में आ गया। ठीक है? अब यहां पर देखिए क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में n3, ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन है? n2, और प्लस क्या है, फिर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस m3, m2g है, और ये सारे वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। ये टर्म इधर जाएगा तो n3 बराबर क्या होगा? n2 प्लस m2g। n2 कितना है उसका मैग्नीट्यूड? m3g और प्लस m2g। तो फाइनली n3 क्या आ गया? m2 प्लस m3 इंटू g। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। देख रहे हैं सारे नॉर्मल किसके टर्म में आ रहे हैं? मास के टर्म में, मास और जी के टर्म में आ रहे हैं। यही मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा ही होगा, कुछ जादू होगा, वो जादू को समझना है। क्या कोई ऐसी चीज जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो? क्या हो, बोलो, कुछ बोल रहे थे? नहीं, ठीक, आई। अब आते हैं हम लोग थर्ड मास की तरफ। यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक सब कुछ ठीक है? आपके मुताबिक है या नहीं है? नहीं है तो आप उसको इसके मुताबिक सोचना शुरू कीजिए। ठीक है? अब आइए थर्ड मास को देखते हैं हम लोग। यहां पर थर्ड मास हमारा m1 है। ठीक, ये m1 मास हमारा थर्ड मास है। सबसे पहले इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल एक्ट करेगा जो कि ग्राउंड लगाएगा। तो इसको हम कितना n3 तक लिए हैं, इसको n4 मान लीजिए। ये नॉर्मल फोर्स किसके थ्रू होगा? नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय किसके थ्रू? अरे बोलो, बाय ग्राउंड। ठीक है, उसको हमने n4 मान लिया, तो नॉर्मल लगा। और चूंकि mg तो खैर लगेगा ही लगेगा, m1 मास के साथ कितने सरफेस कांटेक्ट में है? 2। तो एक तो ग्राउंड का हमने n4 लिख दिया,
अब जो M2 मास का नॉर्मल लगेगा उस पर, कांटेक्ट है ना, तो N2 मास का लगेगा उस पर, क्योंकि सिस्टम हमारा इस केस में कौन है, M1 मास, तो M2 लगाएगा, उसको काउंट करेंगे, तो M2 कितना लगाएगा नीचे, इसको N5 मान लेंगे, और N5 जो कि M2 लगा रहा है, जो किसके बराबर होगा, जो हम M2 मास में देखेंगे जो कि M1 लगाएगा, तो किसके बराबर होगा, N3 इज इक्वल टू N5 होगा ऐसा। कांटेक्ट फोर्स की खासियत ये होती है कि फर्स्ट बॉडी पर सेकंड बॉडी जो लगाता है उतना ही अमाउंट का फोर्स सेकंड बॉडी पे फर्स्ट बॉडी लगाएगा, समझ गए। तो आप ये कह सकते हैं, और हमें पता है कि M3 कितना है, M3 है M2 प्लस M3 इंटू जी, ठीक। तो ये फोर्स इसके बराबर हो गया N4, तो हम निकाल सकते हैं यदि बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी जीरो बाय कीपिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव। तो यहां लिखेंगे प्लस, फिर बात कर रहे हो फिर पूछते हैं तो जवाब नहीं देते हो, खड़ा कर देंगे, ठीक है। देखिए यहां पर N4 और यहां पर माइनस क्या होगा N5 और माइनस M1G इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म इधर लेंगे तो N4 इज इक्वल टू, इसमें हमको निकालना क्या है, इसमें N3 हमको पता है, N3 और N5 पता है हमको, तो N4 बराबर हो जाएगा N5 प्लस M1G, और यहां N4 इज इक्वल टू कितना होगा, N5 कितना है M2 प्लस M3 इंटू जी है, और प्लस यहां M1G है, तो N4 फाइनली कितना हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। होना भी चाहिए, अरे होना चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 था, ये इक्वेशन नंबर 4, और इसको इक्वेशन नंबर 5 मानेंगे। ऐसे भी आप ध्यान से देखिए, यदि मान लीजिए सपोज करें कि आपके कंधे पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, तो जो बच्चे का वेट होगा वही आप एक्सपीरियंस करेंगे, और नॉर्मल में भी आप उसको उतना ही देंगे सो दैट कि वो बच्चा रेस्ट पे रहे। यदि आपने नॉर्मल ज्यादा दिया तो बच्चा उछल जाएगा, यदि आपने नॉर्मल कम दिया तो बच्चा आप और आपको नीचे कर देगा, मतलब बच्चा नीचे आ जाएगा। बच्चा अपने पोजीशन पे है, इसका मतलब है अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस है, तभी बॉडी अपने पोजीशन पे है, अदरवाइज वो किसी कीमत पर बैलेंस नहीं रहेगा, तो वो अपने पोजीशन पे रहेगा ही नहीं। जैसे आप ऐसे खड़े हैं, बार बार बहुत पहले से वेक्टर में पढ़ाए थे, आपका फ्रेंड 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है और इधर फ्रेंड खींच रहा है 15 न्यूटन से, तो 15 है इधर, 10 इधर है, तो आप इस साइड में पॉजिटिव एक्स में 5 न्यूटन से डिस्प्लेस होंगे। लेकिन इसने मैग्नीट्यूड बढ़ा लिया, इसने भी 15 न्यूटन कर लिया, इसने भी 15 न्यूटन कर लिया, तो नेट फोर्स क्या हो गया, तभी आप वहां पर रह सकते हैं। तो ये ब्लॉक यदि रेस्ट पे है, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड। यदि पॉजिटिव एक्स में फोर्स लग रहा होता तो वो नेगेटिव एक्स के बराबर होता, तभी वो रेस्ट पे रहता। ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हम अच्छे से समझते भी। हम अपने बेंच पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि मेरा बॉडी जो बेंच पर फोर्स लगा रहा है वो बेंच नॉर्मल लगा पा रहा है। मान लीजिए कि एक कार्टून है, कार्टून समझते जिसमें सामान वामान रखा होता है, तो कार्टून है, बॉक्स है, अंदर खाली है, आप मान लीजिए उस पर बैठ गए, तो आप तो सीधे क्यों, काहे, आपका वेट तो इस पे भी जो है उतना ही वहां पर भी था, वेट तो नीचे लगा लेकिन नॉर्मल उतना नहीं मिल पाया। जो ये बेंच चूंकि रिजिड बॉडी है ये नॉर्मल लगा पा रहा है, वो जो खाली कार्टून है वो नॉर्मल नहीं लगा पाया, तो आपका वेट डोमिनेट कर गया, इसलिए आप और तब तक नीचे जाएंगे जब तक कि कोई और उसको नॉर्मल नहीं दे। क्या मेरी बात से सहमत हैं? आज तक कभी पानी में बैठे हैं, पानी तालाब वालाब है उसमें ऐसे बैठे हैं, नीचे चले जाएगा, क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं लगा पाता है ना। बाइंड फोर्स पढ़े हैं, बाइंड फोर्स ऑफ बायंसी पढ़े हैं, सब धीरे धीरे खोदेंगे, जब फ्लूइड मैकेनिक्स में घुसेंगे ना सब खोद देंगे। चलिए, पूरा मन था कि जीबी में पढ़े, पूरा खोदेंगे, देखिए अभी आप। आइए, टेंशन फोर्स की खासियत क्या है, अरे तुम इधर घसको, तुम माहौल बना रहे हो जब से आए हो। एक तो इतना इतना धीरे बोलो कि 20 हर्ट्ज से कम हो, क्योंकि हम इंसान हैं, 20 हर्ट्ज से कम सुनेंगे नहीं।
लेकिन तुम इतना बोल रहे हो, तुम मन में सोच रहे हो कि हम 20 हर्ट्ज से कम बोल रहे हैं, इसका मतलब हम क्या हैं? समझ रहे हो? नहीं समझ, इसको इसका ये लॉजिक ही नहीं समझ में आया इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन शांति, नहीं तो यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, आइए। देखिए, दो ब्लॉक हैं। क्या तुम्हें पुष्कर की कमी खल रही है क्या? हाँ, पुष्कर अभी नहीं आएगा, वो सत्य की खोज में है। देखिए, दो मासेज हैं, एक है M2, कहानी थोड़ी सी बड़ी होगी, आप समझना यहां से। दो मासेज है, दो मासेज को हम एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किए हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। ठीक, तो स्ट्रिंग से कनेक्ट किए हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स दे दिया हम, F। मतलब हम ऐसे इसको फोर्स लगा ऐसे खींच रहे हैं, मतलब ये एक इसको यहां से एक रस्सी से, मतलब ये इसको ऐसा पकड़ लिए और ऐसे खींच रहे हैं, तो ये ब्लॉक M2 को हम डायरेक्ट खींच रहे हैं, तो M1 भी डिस्प्लेस होगा। काहे? ठीक, तो टेंशन की हम प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए एक टेंशन की प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। तो लिखिएगा, पहला प्रॉपर्टीज है कि इट इज कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, इट ऑलवेज ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको एकदम रट जाइएगा। जहां कहीं कंफ्यूजन लगे क्वेश्चन बनाते समय इसको फिर से रिपीट कीजिएगा। ऑलवेज अवे, अवे बहुत इंपॉर्टेंट है, अवे फ्रॉम द। और आप समझ चुके हैं कि हमको सिस्टम किसको लेना है। ठीक है, तो इट इज अ कांस्टेंट फोर्स, कभी भी वैरी नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। साथ ही साथ ऑलवेज एक्ट फ्रॉम अवे फ्रॉम द सिस्टम। कुछ एजम्पशंस क्या है, मतलब कुछ पॉइंट्स एजम्पशंस के तौर में है, हम यहां लिख देते हैं। एजम्पशंस में ही ले लीजिए। एजम्पशन में मानेंगे मास ऑफ द स्ट्रिंग इज 0, दैट इज स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग इज मासलेस। क्या मानेंगे उसको? मासलेस मानेंगे। एंड स्ट्रिंग इज इन एक्सटेंसिबल, मतलब इन एक्सटेंसिबल मतलब क्या हुआ? इन एक्सटेंसिबल मतलब क्या होता है? हाँ, बोलिए, बोलो, बोलिए। हाँ, फिक्स रहेगा, एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है, एजम्पशंस हो गए। उसके बाद ये एजम्पशंस में आ गए पॉइंट्स, मतलब उसके स्ट्रिंग का लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट्स और क्या पॉइंट है? स्ट्रिंग, या फिर कह लीजिए टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स ऑलवेज ऑलवेज टेंसाइल इन नेचर। ये अभी हजम नहीं होगा आपको, थोड़ा आगे जाकर हजम होगा जब हम पढ़ाएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ाएंगे तो और क्लियर होगा। अब उसके बाद एक लास्ट पॉइंट, टेंशन will change, tension will change when the string will change, string will change
मतलब समझे, मतलब एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होगा, यदि स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा, कोई दूसरा स्ट्रिंग आ जाएगा, तो उसमें टेंशन अलग होगा। समझ रहे हैं? तो इस स्टेटमेंट से समझ रहे हैं, टेंशन विल चेंज व्हेन द स्ट्रिंग विल चेंज, यानी कि जब स्ट्रिंग चेंज होगा तो टेंशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर एक ही स्ट्रिंग है, तो इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन एक ही होगा टी, और उस टी का जो वैल्यू होगा कांस्टेंट होगा। अब इसके आगे फर्दर मान लेते हैं कि इधर एक स्ट्रिंग आ गया, तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग है और ये सेकेंड स्ट्रिंग है, तो इसका टेंशन मान लीजिए 10 न्यूटन है, तो इसका टेंशन कोई जरूरी नहीं कि 10 हो, 10 से अलग भी हो सकता है। ठीक है, सिचुएशन सेम रहा तो सेम आ सकता है, अदरवाइज अलग होगा। लेकिन इस स्ट्रिंग में कहीं भी आप चेक करेंगे तो आपको टेंशन सेम मिलेगा। यही कहने का लास्ट पॉइंट का मीनिंग है। समझ गए? इतने सारे आपके पॉइंट्स क्लियर रहने चाहिए। ये एजम्पशंस हैं, जो एजम्पशंस आप मान के चलेंगे। स्ट्रिंग कभी भी मतलब एक्सटेंसिव नहीं होगा, मतलब फैलेगा नहीं। जैसे रबड़, जो हम लोग रबर बैंड होता है, जो कि हम लोग मिठाई उठाई में बनते हैं उसको, तो वो एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन स्ट्रिंग कभी एक्सटेंड नहीं होगा। मतलब इस एंड को पकड़ेंगे तो आप खींच के लंबा नहीं कर सकते, या कंप्रेस नहीं करेंगे। कंप्रेस हो सकता है, लेकिन हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, टेंशन। टेंशन मतलब स्ट्रिंग कब जब भी फैलेगा, फैलने की टेंडेंसी होगी, तो वो फैलेगा नहीं। आप तो वो उसको हम लोग बोलते हैं स्लैक। स्लैक कर जाना मतलब स्ट्रिंग का सिकुड़ जाना, तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। हम हमेशा क्या बात करेंगे, वो स्टैंस नहीं, एक्सटेंस नहीं करेगा, मतलब आगे एक्सपैंड नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गया। स्ट्रिंग के मास को हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, नहीं तो हम इस ब्लॉक को देखेंगे तो इसके मास को भी काउंट करना पड़ जाता, इसीलिए हम उसके मास की बात नहीं करेंगे। ये सारे एजम्पशंस और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग के कंडीशंस पर। देखिए ध्यान से, यहां पर तो यहां फोर्स लगा, मान लीजिए एफ अमाउंट का फोर्स लगा, तो ये ब्लॉक जो है वो इधर जाना चाहेगा। स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस का मतलब है कि यहां फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। सरफेस क्या है, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन लेस, स्मूथ मतलब चिकना, यानी कि उसके अंदर रफनेस नेग्लिजिबल है ना। ठीक है, स्मूथ सरफेस। कभी ग्लास के प्लेट पे चले हैं आप, कभी कभी आप गए हैं वहां, ग्लास बीच गए हैं? हाँ, नहीं गए हैं? ठीक, जाइएगा भविष्य में, देखिएगा ग्लास पे चलना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम चिकना होता है, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्ट कर पाता है। अब फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा तो आप चल नहीं पाएंगे ठीक से। इसलिए फ्रिक्शन हमारे लिए कितना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए डे टू डे लाइफ में किसी दिन फ्रिक्शन ही गायब हो गया पूरे धरती से, तो आप बोले सर हम आ ही नहीं पा रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहे हैं, है ना। आइए अब यहां पर देखिए, तो अब इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, यहां की बात हटा दे। तो अभी क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये ब्लॉक इधर डिस्प्लेस होगा, फोर्स लग रहा है, इधर डिस्प्लेस होगा, तो ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या करेगा, इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा। यदि हम सिस्टम मान रहे हैं किसको, इस ब्लॉक को, तो इस ब्लॉक को सिस्टम मान रहे हैं। देखिए ध्यान से, कौन सा ब्लॉक है ये, M2 ब्लॉक है ना, इसको हम सिस्टम मान रहे हैं, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे। अरे बोलिए हाँ या ना, हाँ ना बोलते रहना है, इससे ये पता चलेगा कि आप सोए नहीं हैं। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, M2G। कांटेक्ट है तो नॉर्मल होगा, N1 होगा ना। इस डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल फोर्स लग ही रहा है जो हम लगा रहे हैं, तो इसको पीछे की तरफ टेंशन डेवलप करेगा। ये टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द सिस्टम होगा, कांस्टेंट फोर्स होगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम द सिस्टम होगा। तो सिस्टम से अवे लग रहा है, कभी भी सिस्टम की तरफ नहीं लगेगा, ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, तो ब्लॉक चाहता है, इसके ब्लॉक की इच्छा क्या है, ब्लॉक की दिली इच्छा क्या है, वो उसका सपना क्या है, वो पॉजिटिव एक्स में आना चाहता है। लेकिन उसको रोके, इस सपने का रोकेगा कौन, सपने को चकनाचूर कौन करेगा, टेंशन करेगा। ये बोलेगा कि नहीं हम हैं, तुमको नहीं जाने देंगे, तो ये ब्लॉक वहीं पर रुक जाएगा। ये ब्लॉक यहां पर रुक जाए, यदि आप चाहते हैं, मान लीजिए आपकी इच्छा है कि ब्लॉक यहां रुक जाए, तो ये इच्छा पूरी कैसे होगी, बोलिए। मैंने, ये तो हम लोग लगा सकते हैं फोर्स, ये तो हम लोग है ना,
चलिए चलिए आपको बना देते हैं, चलिए ठीक, ये आप हैं, तो आप चाह रहे हैं इस पर फोर्स लगा दिए 20 न्यूटन, लगा दिए, आपने 20 न्यूटन से ऐसे खींचा, खींचे, याद है, धकेले, पढ़े हैं ये सब कि पुश और पुल। हमेशा अंग्रेजी मीडियम वाले ही दरवाजा खोले हैं कि हिंदी मीडियम वाला दरवाजा खोले हैं कभी? अंग्रेजी मीडियम में लिखा रहेगा पुश या पुल, हिंदी मीडियम का दरवाजा खोलिएगा तो लिखा रहेगा खींचे, धकेले, ठीक है। लेकिन हम लोग हैं, हमारे ऊपर तो सिंह है नहीं, तो जहां लिखा होगा खींचे वहां हम धकेल देंगे, और जब हम अंदर आएंगे तो उसमें लिखा होगा धकेले, वहां हम खींचेंगे, है ना। जैसे ऑफिस का दरवाजा, उसकी खासियत क्या है जानते हैं? उसमें ऑफिस में आप बाहर से जब उसके हैंडल को पकड़ के ऐसे खींचेंगे ना, ठीक, आप अंदर चले गए, वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर जाने के बाद कहीं भी हैंडल नहीं है, कारपेंटर लगा रहा था, हम लोग मानेंगे तो सब मत लगाओ, यहाँ के विद्यार्थी के बारे में तुमको ज्ञान नहीं है। हमारा विद्यार्थी महान व्यक्तियों के, महान विचारधाराओं के और महान व्यक्तित्व का धनी है। तो बोला क्या बोल रहे हैं सर? हम लोग इसलिए तो बोल रहे हैं मत छेड़ो, मत लगाओ। तुम छेड़ रहे हो कि क्यों ना लगाएं, तो सुनो। तो बोला कि महान व्यक्तित्व के धनी मतलब क्या होता है सर? तो हम बोले कि तुम्हारा काम ये है, हैंडल लगाना तुम्हारा काम है ना। फिर वहां देखना होल किया हुआ है, वो लगा रहा था, लेकिन हम उसको मना किए एन वक्त पर। तो अंदर जब आप ऑफिस के अंदर आ जाइएगा, आज एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ऑफिस के अंदर आ जाइएगा ना, तो कहीं भी हैंडल और खींचे, धकेले, पुल और पुश तो हमको कोई मतलब है नहीं, हम कभी लिखते भी नहीं है वो। जब हम खुद फॉलो नहीं करते हैं तो हम लिखते भी नहीं है। धकेलना है धकेलो, खींचना है खींचो, होगा वही जो वहां पर बना हुआ है, ठीक है। मतलब बाहर आप चले गए, बाहर से आप कॉरिडोर से चाहेंगे कि ऑफिस के अंदर जाएं और धकेल दें, नहीं होगा, खींचना पड़ेगा। यदि ऑफिस के अंदर चले गए और आप चाह जाइएगा कि खींच दें, धकेलना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहीं नहीं लिखा धकेलें, कहीं नहीं लिखा खींचें। आइए यहां पर, आज सब लोग एक बार ऑफिस जरूर जाइए। कभी सोचने की कोशिश किए, ये फिजिक्स का मास्टर का कुछ दिमाग होगा इसमें। देखिए वहां हैंडल देने का मतलब ये है, वहां हैंडल देने का मतलब है हैंडल हाथ में आ जाएगा। मान लीजिए अब कसवा दिए उसको, सर ये क्या है, हाथ में आ गया। फिर हम बोलेंगे अच्छा रुको रुको लगवाते हैं, आज लगा दिए। कोई एक विद्यार्थी आया, फिर मान लीजिए खुशी प्रिया आई, सर देखिए ना हाथ में आ गया। कितने उससे बढ़िया है सबको एक एक हैंडल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या जरूरत है। सर मेरे पास हैंडल है, लगवा दीजिए। आइए, कहा है वो तो सीधे दुर्गा पूजा के बाद ही आएगी, वो कहीं ऐसा हो ना हो कि रावण वध के बाद, दीप जलाने के बाद ही आए। देखिए आपने लगाया कितना, आप एक सजग विद्यार्थी हैं, आपने लगाया कितना, तो ये कितना डेवलप किया। आप चाहते हैं क्या कि ये रेस्ट में रहे, तो आप जितना लगाएंगे उतना ही ये लगाएगा, ठीक, तो उतना ही ये लगाएगा, इसका भी एक लिमिट होगा। इससे ज्यादा लगाइएगा तो वो टूट सकता है, स्ट्रिंग भी टूट सकता है, नहीं कि नहीं टूट सकता है, नहीं साइकोलॉजी मतलब कि फिलॉसफी में कहते हैं, फिलॉसफी में क्या कहते हैं, संबंध के धागे को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, कहते हैं ना। ये फिलॉसफी है, लेकिन हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। संबंध में जब एक बार रस्सी टूट जाती है तो संबंध रूपी रस्सी का गांठ बांधने में गांठ रह जाती है, ऐसा करके है ना, बहुत फिलोसॉफिकल माइंडसेट है, थॉट्स है।
तो यहाँ पर नहीं गांठ बांधेंगे, यहाँ की उसकी बात ही नहीं करेंगे, यहाँ तो या टूटेगा या तो रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये टेंशन है, ठीक है, कि ये टेंशन इस बात की, इसमें टेंशन है कि ये टूटे नहीं। ठीक, तो यहाँ पर टी और यहाँ पर 20 न्यूटन आपने लगाया। आपकी दिल इच्छा क्या है, आपके जीवन का सपना क्या है कि ये ब्लॉक वहीं पर रहे, तो ब्लॉक वहीं पर रहे, तो यह 20 न्यूटन, तो टेंशन भी 20 न्यूटन। मान लीजिए सपोज करें कि ये बोल रहा है भाई मेरा हैसियत 20 न्यूटन का है, और इस इधर आप थोड़ा सा जोश में आ गए 25 लगा दिया, तो 5 न्यूटन से ये डिस्प्लेस कर जाएगा, जो न्यूटन सेकंड लॉ में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे उसका। ठीक है, अभी हम लोग कहां तक ज्ञान रखेंगे कि ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में है हम लोग। ठीक है, समझ गए डिफरेंस? क्योंकि बॉडी मोशन कर जाएगा ना, तो मोशन करेगा तो मास भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, सब कुछ देखना पड़ जाएगा। फिर अभी रेस्ट में है तो हमें कुछ नहीं देखना, अभी सस्ते में काम चल रहा है। तो यहाँ नेट फोर्स इस पर जीरो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो जीरो होगा ही। क्यों? ब्लॉक आपने देखा तो उछल थोड़ी ना जाएगा, उछलेगा नहीं, उछलेगा। यदि ब्लॉक नहीं उछला, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ द ब्लॉक इज इन रेस्ट स्टेट। किसमें है? कोई ऐसा स्टेट जिसका नाम क्या है, रेस्ट। ठीक है, तो इसमें है, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन भी अब हमको लेना होगा बाय कीपिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव, है ना? क्लियर है? उसमें अपवर्ड को पॉजिटिव माने थे, यहां पर खोलो, खींचो। चलिए, तो यहां देखिए, तो सारे फोर्सेस यानी कि प्लस एफ तो माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो एफ इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू कितना, 20 न्यूटन। बोलिए, और यदि हम इसको तवज्जो दे के लिखे, मतलब इसको डायरेक्शन के साथ लिखे, 20 आई कैप। बोलिए हाँ, ये बिना डायरेक्शन के है और ये डायरेक्शन के साथ है। किधर? हाँ, माइनस आई कैप हो जाएगा। क्यों होगा माइनस आई कैप, समझे? क्योंकि यहां देखें माइनस लगा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस आई कैप हो जाएगा। अब यहां पर अब देखेंगे कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी जीरो बाय कीपिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव। तो ऊपर नॉर्मल है n1, वो प्लस में रहेगा, माइनस क्या, m2g इज इक्वल टू जीरो, तो n1 कितना होगा, m2g के बराबर होगा। एक इक्वेशन हमारा यहां से आएगा, एक इक्वेशन हमारा यहां से आएगा, एक्स से भी आएगा, वाई से भी आएगा। इससे पहले सिर्फ वाई से क्यों आ रहा था, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं था। ये पहला केस है जिसमें एक्स एक्सिस में हम फोर्स मिल रहा है। तो आप लोग इसको मन लगाकर एकदम दिल से छापिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आया? हाँ, तो आज यदि हम